हेलो फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामसूंदर शुक्ल का आदिकाल प्रकरण एक सामान्य परिचय। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पत्ता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। शिव सिंह सरोज पर इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाओं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति पर एक विशेष रूप में बढ़ती हुई पाते हैं। राजश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों का गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल का नाम कहा है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध हैं। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है, उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी का अभिप्राय यह है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती है। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्रकृति के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई 100 वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे, जो उनसे कई 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमने पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे कुछ तक पोथियों में चलती रहीं। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक ओर तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। चलिए वीर हम्मीर पाभर मेड़ कंपई दिगमड़ पड़ आधार धूलि सूरस आक्षा इही।
दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियों और मुकरियाँ कर रहे थे। एक नार ने अचरज किया, सांप मारे पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृतता भाष पुरानी काव्य भाषा भी भनते रहे। बालचंद बिजावई भाषा दोहनई खग दुज्जन हासा और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उतर दसिड़ के पंडित रहे विचारी विचारी। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। देसिल बयाना सब जन मिठा, तै तैसन जपो अवहट्ठा। अर्थात देसी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है। इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा को मिला हुआ है। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। इस प्रकार प्रकरण 1 समाप्त हुआ।